ब्रेन स्ट्रोक हमारे समाज की एक गंभीर समस्या है। हर साल लाखों लोग इस समस्या से ग्रसित होते हैं। 29 अक्टूबर को विश्व ब्रेन स्ट्रोक दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसी उद्देश्य से और स्वास्थ्य में स्ट्रोक के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से आज हम एक स्वास्थ्य परिचर्चा का आयोजन कर रहे हैं। और इस परिचर्चा में मेरे साथ हैं डॉक्टर नीतू राम रखियानी, डायरेक्टर न्यूरोलॉजी, डॉक्टर विकास गुप्ता, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजी, फोर्टिस एस्कॉट हॉस्पिटल के विशेषज्ञ। आइए इस बीमारी के बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं हमारे विशेषज्ञ से। मैम, इस बारे में आपसे जानना चाहूंगी कि ब्रेन स्ट्रोक क्या है। देखिए, ब्रेन स्ट्रोक ऐसी बीमारी है जिसमें ब्रेन में रक्त के प्रवाह में अचानक फर्क आने से, है ना, कमजोरी आ जाती है। ये कमजोरी बोली में आ सकती है, दिखने में आ सकती है, हाथ या पाँव में आ सकती है। कुल मिला के ब्रेन स्ट्रोक दो मोटे मोटे प्रकार के होते हैं, है ना। एक ब्रेन स्ट्रोक वह होता है जिसमें ब्रेन में जाने वाली खून की नाड़ी फटती है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रेन में ब्लीडिंग या रक्त का प्रसाव। दूसरी ब्रेन स्ट्रोक का प्रकार होता है जिसमें वह नाड़ी बंद हो जाती है। यह ज्यादा कॉमन प्रकार होता है और इसको हम मेडिकल भाषा में इन्फार्क्ट बोलते हैं, है ना। तो मोटे मोटे ये दो प्रकार के ब्रेन स्ट्रोक होते हैं। ब्रेन हेमरेज भी क्या इसी का नाम है या लकवा भी इसी को कहा जाता है? देखिए, ब्रेन हेमरेज उसको बोलते हैं जिसमें जो नाड़ी है वो फटे जी। तो नाड़ी जो खून सप्लाई कर रही है ब्रेन में, अगर वो नाड़ी फट जाती है तो ब्रेन में ब्लड चला जाता है, उसको हम साधारण भाषा में ब्रेन स्ट्रोक बोलते हैं। लकवा, पैरालिसिस, ये इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं, है ना। स्ट्रोक, लकवा, पैरालिसिस, साधारण भाषा में उसको हम लकवा मानते हैं, मेडिकल भाषा में उसको हम स्ट्रोक बोलते हैं। एक आम आदमी कैसे पहचान सकता है कि ये एक स्ट्रोक की समस्या है या ये स्ट्रोक हो सकता है? एक तो ये हमेशा अचानक आता है ना। ज्यादातर वह बीमारी जो बहुत धीरे धीरे आ रही है वो लकवा होने की संभावना कम होती है। दूसरा पहचानने का तरीका है जिसको हम लोग बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं फास्ट, है ना। F इज फॉर फेस, A इज फॉर आर्म और लेग, S इज फॉर स्पीच एंड T इज फॉर टाइम। तो किसी भी मरीज को अचानक चेहरे में बदलाव आ जाए, हाथ या पाँव कमजोर हो जाए, बोली में दिक्कत हो जाए, और T इज फॉर टाइम, समय रहते उसको इसको पहचानना है। ऐसे ही हिंदी में इसका अनुवाद है जिसको हम बोलते हैं बचाव। ब से बाजू, च से चेहरा, अ से आवाज और व से वक्त। तो अगर हम ये थोड़ी सी चीजें याद रखेंगे कि अचानक होने वाली इस तरह की कोई भी चीज, यह लकवा हो सकती है। इसके अलावा अचानक तेज सर दर्द होना, यह भी लकवे का लक्षण हो सकता है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसा कि मैम ने बताया कि फास्ट इसका एक एब्रिविएशन है जिसके जरिए हम इसे याद रख सकते हैं। इसमें टी जो है टाइम को दर्शाता है, तो इसमें समय की ऐसी क्या खास बात है और समय को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दी गई है? जितना जल्दी हम लकवे का इलाज लेंगे उतना ही हम अपने जो ब्रेन के जो सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, उनको बचा पाएंगे। हर मिनट लाखों न्यूरॉन्स, लाखों ब्रेन के सेल्स मर जाते हैं अगर हम अगर मरीज को इलाज प्राप्त नहीं हो पाता है। तो जैसे ही मरीज को या मरीज के साथ वालों को ये पता चलता है कि वो लकवा है, उसको तुरंत स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। टाइम की इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि जितना जल्दी मरीज हॉस्पिटल जाता है उतना जल्दी उसको थक्का गलाने की दवा दी जा सकती है, जिससे कि रक्त का संचार वापस से सुचारू हो सके। इसमें एक चीज समझने की जरूरी ये भी है कि 3 घंटे या 4.5 घंटे, इसको हम गोल्डन पीरियड कहते हैं, 4.5 घंटे के अंदर अगर हम मरीज को अस्पताल ले आते हैं और उसका इलाज शुरू हो जाता है तो मरीज को अपंगता या डिसेबिलिटी की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। कुछ मरीज तो होते हैं जो बिल्कुल स्वस्थ भी हो जाते हैं जी। जितना जल्दी 3 घंटे या 4.5 घंटे का मतलब ये नहीं है कि हम 3 घंटे या 4.5 घंटे वेट करें। जितना जल्दी हम इलाज शुरू करेंगे, अगर मान लीजिए 1.5 घंटे पे मरीज आ जाता है तो उसके दिमाग को डैमेज होने की पॉसिबिलिटी और कम हो जाती है अगर उसको टाइम से दवाई मिल जाती है। इसलिए टी इम्पोर्टेंट है, टाइम इज ब्रेन। तो मैम, जैसा डॉक्टर विकास ने बताया कि समय की क्या अहमियत है और जल्दी अस्पताल पहुंचना या जल्दी रिस्पॉन्ड करना इसमें कितना इम्पोर्टेंट है,
तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अगर किसी व्यक्ति को स्ट्रोक आता है तो उसके परिवारजनों को क्या करना चाहिए, और क्या इसमें कुछ ऐसे फर्स्ट एड या कुछ ऐसी चीजें कारगर होती हैं? जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि आईवी टीपीए नाम की दवा होती है, थक्का खोलने की दवा होती है, उसको हम सिर्फ 4.5 घंटे में दे सकते हैं, उसके बाद नहीं दे सकते हैं। ऐसे ही अंदर नाड़ी से क्लॉट खोलने का प्रोसीजर है, वो भी एक निर्धारित अवधि में हो सकता है। तो सबसे पहले अगर कोई ऐसे लक्षण लग रहे हैं तो आप उस समय नोट करें। आपके आसपास जो नियरेस्ट स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल है, मतलब सिर्फ अस्पताल नहीं चाहिए, ऐसा हॉस्पिटल जहां कम से कम सीटी स्कैन की सुविधा हो और थक्का खोलने की दवा देने की सुविधा हो, वहां पर आपको समय रहते जाना है। तीसरी चीज़, आपका मरीज क्या दवाइयाँ ले रहा है, उसको अगर आप साथ में बता पाएँ तो उससे बहुत मदद मिलती है, क्योंकि हर मरीज थ्रोम्बोलिसिस के लिए करेक्ट कैंडिडेट नहीं होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं, सीटी स्कैन का पैटर्न कैसा है, मरीज किस दवा पर है। तो ये 3-4 चीज़ों का अपन ध्यान रखेंगे तो आप डॉक्टर की बहुत मदद कर सकते हैं जब आप हॉस्पिटल पहुँचेंगे। सर, जैसा कि मैम ने बताया कि स्ट्रोक के पेशेंट को स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में ही ले जाना चाहिए, तो ये स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल क्या होते हैं और सामान्य हॉस्पिटल से ये कैसे अलग होते हैं? मैडम ने बताया वहाँ पे कम से कम सीटी स्कैन मशीन होनी चाहिए, वहाँ पे न्यूरोलॉजिस्ट अवेलेबल होना चाहिए। अगर न्यूरोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं हो तो कम से कम फिजिशियन या कोई क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट ऐसा मौजूद हो जिसको कि आईवी थ्रोम्बोलाइसिस के बारे में जानकारी हो, और जो वो मरीज को समय रहते आईवी थ्रोम्बोलाइसिस कर पाए, उसको वो दवाई दे पाए। आजकल जो स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें और भी फैसिलिटीज़ होती हैं, जैसे कि अपन 4.5 घंटे की बात कर रहे हैं, बट एक मरीज के खून की नस में एक तार डाल के जो थक्का है उसको निकाल भी सकते हैं, जिसको हम मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी कहते हैं, जो कि 6 घंटे और कई केसेस में वो 24 घंटे तक भी कर पाना संभव है, जिससे कि मरीज की कंडीशन में काफ़ी अच्छा सुधार आता है। तो जो स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल है वो इन मायनों में बाकी नॉर्मल हॉस्पिटल से अलग होते हैं। सीटी स्कैन मशीन, एक स्पेशलिस्ट का उपलब्ध होना जहाँ पे आईवी जो कि आईवी थ्रोम्बोलाइसिस के बारे में जानता हो, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगर वहाँ पे न्यूरो इंटरवेंशनिस्ट जो कि मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी कर सके साथ में वो भी उपलब्ध है तो और भी अच्छी बात है। तो मैम, जो स्ट्रोक के पेशेंट्स होते हैं उन मतलब किस प्रकार के लोगों को स्ट्रोक का खतरा ज्यादा होता है, या इसके क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं? क्या विशेष किसी उम्र के व्यक्तियों का इसका खतरा ज्यादा होता है, या किसी भी उम्र में ये हो सकता है? पर सबसे ज्यादा रिस्क जिनकी उम्र बड़ी है उनमें ज्यादा होता है। उसके अलावा जिनको कुछ बीमारियां हैं, जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, जिनके हार्ट की गति अनियमित है, जिसको हम मेडिकल भाषा में एट्रियल फिब्रिलेशन बोलते हैं, है? जिनकी कोलेस्ट्रॉल की लेवल बढ़ी हुई है, जिनको जो स्मोकिंग करते हैं, जिनका वजन ज़्यादा है, ये सब चीज़ें, और जिनकी फैमिली हिस्ट्री है स्ट्रोक्स की, है ना, तो ऐसे पेशेंट्स में लकवा आने की रिस्क अधिक होती है। तो इट इज़ अ डिजीज जिसका नंबर बढ़ता जाता है जैसे उम्र बढ़ती जाती है। सर, जैसे किसी व्यक्ति को घर पे स्ट्रोक आता है तो उसके परिवारजन होते हैं जो उसकी मदद कर सकते हैं, लेकिन ये तो ज़रूरी नहीं कि व्यक्ति को जब स्ट्रोक आ रहा है वो घर पे मौजूद हो। वो दफ्तर में भी हो सकता है, यात्रा के दौरान भी हो सकता है, या हो सकता है वो कहीं ट्रैवल कर रहा हो या गाड़ी चला रहा हो। तो ऐसी परिस्थितियों में सामान्य जन जो उसके आसपास उपस्थित है उन्हें क्या करना चाहिए, और कैसे इस परिस्थिति में रोगी की मदद की जा सकती है? इम्पोर्टेंट तो यही है कि पहले ये पता लगा जाए कि मरीज को लकवा है। उसका तरीका फास्ट ही है, जैसे कि मरीज के चेहरे में टेढ़ापन आना, या उसका बाजू, आम या पैर में कमजोरी होना, और उसकी जबान तुतलाना, आवाज़ साफ नहीं होना। अगर इनमें से कोई लक्षण है तो मरीज को तुरंत नज़दीकी अस्पताल, स्ट्रोक रेडी अस्पताल हो तो बहुत अच्छी बात है, एटलीस्ट नज़दीकी अस्पताल में लेके जाना बहुत ज़रूरी है। ऐसे मरीज के लिए पास वाले लोग जो है वो फर्स्ट एड के हिसाब से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। मेन यही है कि पता लगाया जाए कि सीटी स्कैन करके पता लगाया जाए कि मरीज को किस तरीके का स्ट्रोक है। इस्केमिक स्ट्रोक है जिसमें कि नस में रुकावट होती है, या हेमरेजिक स्ट्रोक है जिसमें कि नस फट जाती है। अगर इस्केमिक स्ट्रोक है, टाइम पे पहुंच जाते हैं अस्पताल तो थक्का गलाने की दवाई दे सकते हैं, और अगर हेमरेजिक स्ट्रोक है तो उसका दूसरे तरीके से इलाज होता है।
सर, स्ट्रोक के रोगियों में डिसेबिलिटी का कितनी संभावना रहती है और क्या पूरी तरीके से डिसेबिलिटी का उपचार संभव है या रिहेबिलिटेशन का इसमें क्या इम्पोर्टेंस रहती है उपचार के बाद? आप ये मान के चलेगी करीब करीब 30 से 40% जो स्ट्रोक के रोगी होते हैं उनको डिसेबिलिटी होती है। वो चाहे थोड़ी हो या ज़्यादा हो, डिसेबिलिटी होती है। और जो स्ट्रोक से डिसेबल्ड पेशेंट्स हैं उनमें रिहेबिलिटेशन, जिसमें कि फिजियोथेरेपी, जो हाथ पैरों की कसरत होती है उसका, और साथ में स्पीच थेरेपी, उन दोनों का बहुत बड़ा रोल है। आजकल और भी जो रिहेबिलिटेशन वाला पार्ट है वो और ज़्यादा एक्सपेंड हो रहा है और ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसमें कॉग्निटिव थेरेपी और बाकी चीज़ें भी आती हैं। क्योंकि स्ट्रोक से सिर्फ शारीरिक अपंगता नहीं होती, स्ट्रोक से और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। बोलने में दिक्कत होती है, मरीज की सोच बदलती है, मरीज का व्यवहार बदल जाता है, जो आगे काफ़ी लंबे समय तक रह सकता है। तो इसलिए रिहेबिलिटेशन में फिजिकल रिहेबिलिटेशन, साथ में जो है स्पीच थेरेपी, कॉग्निटिव रिहेबिलिटेशन, इन सब का बहुत बड़ा रोल है और ये ज़्यादातर केसेस में जीवन पर्यंत चलते रहना चाहिए। मैम, जैसे कि आजकल सभी तरफ कोविड का एक डर बना हुआ है, लोग कोविड के रहते अस्पताल में आने से डरते हैं, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? और अगर कोई पेशेंट है स्ट्रोक का, उसे कोविड का कितना खतरा है और उन्हें किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए? आज की तारीख में मरीज कई बार हॉस्पिटल आने से डरते हैं, उनको प्रॉब्लम हो भी रही होती है, दिक्कत हो भी रही होती है, तो वो चाहते हैं कि किसी तरह से जब तक प्रॉब्लम बहुत बड़ी नहीं हो वो हॉस्पिटल नहीं आए। पर साथ में हमें ये समझना भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि स्ट्रोक एक इमरजेंसी है जी। स्ट्रोक का अगर समय रहते इलाज नहीं होता है तो स्ट्रोक बढ़ता जाता है। जैसे अभी डॉक्टर विकास ने आपको बताया कि हर मिनट में मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स अंदर डैमेज होते जाते हैं अगर हम करेक्ट एक्शन उस पर ना लें। दूसरी बात यह है कि अस्पतालों में काफ़ी प्रिकॉशंस लिए जाते हैं इस चीज़ को लेके कि जो आने वाला मरीज है वो हॉस्पिटल से इन्फेक्शन ना पकड़े। यूजुअली कोविड और नॉन कोविड एरियाज को सेपरेट रखा जाता है जब तक मरीज का कोविड स्टेटस नहीं मालूम होता, पूरी एहतियात बरती जाती है। और तीसरी चीज़ हमें ये याद रखनी है कि कभी कभी लकवा कोविड का पहला लक्षण हो सकता है, स्पेशली उनमें जिनमें लकवा यंग एज में हो रहा है, उसमें कोविड का इन्फेक्शन स्ट्रोक ट्रिगर कर देता है। तो सिंपल सी लॉजिक है कि आज जो प्रॉब्लम हो रही है उसको अपन इग्नोर करके ऐसी चीज़ जिसके होने की संभावना बहुत कम है उसको हम इग्नोर ना करें। समय रहते आपको हॉस्पिटल आके जो आज आपको प्रॉब्लम हो रही है, अगर वो बढ़ेगी तो लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी कर सकती है, उसको आप ट्रीट करें। जी, बिल्कुल ठीक कहा मैम आपने कि एक बीमारी के डर से किसी दूसरी बीमारी को हम इग्नोर नहीं कर सकते, उसका इलाज भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अच्छा मैम, कई बार ये सुनने में आ रहा है या कई आर्टिकल्स में, कई ब्लॉग्स में हम ये भी पढ़ रहे हैं कि पोस्ट कोविड स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है, तो इसमें कितनी सत्यता है और इसकी कितनी संभावना है? स्ट्रोक कोविड का लक्षण हो भी सकता है जी, और कोविड के रिस्क फैक्टर्स, स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर्स में इनएक्टिविटी, दूसरे तरह के इन्फेक्शन और खून का गाढ़ापन इम्पोर्टेंट है। तो जब कोविड का इन्फेक्शन होता है तो खून गाढ़ा हो जाता है। जो पिछले 5-6 महीने में कोविड के इन्फेक्शन में चेंजेस आए हैं इलाज के, उसमें मोटे तौर में एक इम्पॉर्टेंट चेंज ये भी आया है कि ब्लड थिनर्स ऐड होने लगे हैं ऐसे पेशेंट्स में जिनको कोविड है। तो खून गाढ़ा होने की वजह से स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि स्ट्रोक से कैसे बचा जा सकता है? क्या लाइफस्टाइल में चेंजेस किए जाने चाहिए या खान पान में परिवर्तन करके क्या इससे कुछ बचा जा सकता है? कि दुनिया में हर साल करीब 1.5 करोड़ लोगों को स्ट्रोक होता है। भारत में भी करीब 18 लाख लोगों को हर साल स्ट्रोक होता है। और अच्छी बात यह है कि इनमें से 80% स्ट्रोक जो है प्रिवेंटेबल है, 80% स्ट्रोक होने से रोके जा सकते हैं। उनके लिए सिंपल हमको जो स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर है, जो कारक है, उन पे काम करना है। जैसे कि हम मरीज जो है वो अपना बीपी कंट्रोल रखे, अपनी शुगर कंट्रोल रखे, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रखे, स्मोकिंग बिल्कुल ना करे, अल्कोहल ना ले, और अगर लेना चाहते हैं तो बहुत ही मॉडरेट अमाउंट में, बहुत कम, कभी कभार मॉडरेट अमाउंट में। इसके अलावा नियमित एक्सरसाइज करें
और एक्सरसाइज करने का मतलब ये नहीं है कि उनको रेगुलरली जिम जाना है या कुछ ऐसे प्रयोग करने हैं। वो सिंपल ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं हफ्ते में 5 दिन 30 मिनट के लिए। सिंपल ब्रिस्क वॉक जो है वो सफिशेंट है। उस एक्सरसाइज रेगुलरली करना है, मोटापा नहीं होने देना है, मोटापे को कम करना है। डाइट जो है बैलेंस डाइट ले। इसके अलावा जो है अगर किसी को हार्ट की बीमारी है तो उसका उचित इलाज कराएं कि हार्ट की जो बीमारियां हैं उनसे भी स्ट्रोक होने की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। तो ये कुछ स्ट्रोक के कारण हैं जिनको कंट्रोल करके हम लोग स्ट्रोक से बच सकते हैं। तो मैम जैसे सर ने जानकारी दी कि ये रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करके स्ट्रोक से बचा जा सकता है, इसके अलावा दवाएं क्या हैं जिनसे स्ट्रोक का इलाज संभव है या इससे बचा जा सकता है? अगर आपको ब्रेन में ब्लीडिंग प्रकार का लखवा हुआ है, सपोज ब्लड प्रेशर बढ़ गया, उसकी वजह से ब्रेन में ब्लीडिंग हुई, तो आपको लाइफ लॉन्ग ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ लेनी होती है ताकि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो और दोबारा लखवा नहीं आए, है ना। इसके अलावा जिसको नस बंद का लखवा हुआ है ना, जिसको हम लोग क्लॉटिंग का लखवा या जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया था इस्कीमिक स्ट्रोक हुआ है, उसको खून पतला करने की दवाई देनी ज़रूरी होती है ना, ताकि खून पतला रहे। इसके अलावा स्टैटिन्स बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवा, वो देना ज़रूरी रहता है। स्टैटिन्स का पर्पस सिर्फ कोलेस्ट्रॉल कम करना नहीं होता है, उसके बियॉन्ड भी उसके बहुत सारे एक्शन होते हैं। तीसरा, अगर आपको डायबिटीज़ है तो सिर्फ शुगर की गोली लेना इम्पॉर्टेंट नहीं है या शुगर का इंजेक्शन लेना इम्पॉर्टेंट नहीं है। पीरियडिकली आपके डॉक्टर को विजिट करके चेक कराना इम्पॉर्टेंट है कि वो शुगर नियंत्रण में है कि नहीं है, वो कंट्रोल्ड है कि नहीं है। एक ही बहुत बड़ी भ्रांति होती है ब्लड प्रेशर के मरीजों में कि मैं जिस दिन ब्लड प्रेशर बढ़ता है उस दिन दवा ले लेता हूँ। ये बहुत बड़ा पेशेंट्स को रहता है कि मेरे को पता लग जाएगा आज मेरा ब्लड प्रेशर ज्यादा है। ये सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है पेशेंट्स में। ब्लड प्रेशर केवल एक ही तरह से पता लगता है और वो होता है नापने पे। तो ज्यादातर शुरुआती स्टेज की डायबिटीज और ब्लड प्रेशर बिना लक्षणों की बीमारी होती है, इसलिए मेडिकल भाषा में इसको हम साइलेंट किलर्स बोलते हैं। ये लक्षण नहीं देते और क्योंकि ये लक्षण नहीं देते इसीलिए ये नज़रअंदाज हो जाते हैं। तो सेकेंडरी स्ट्रोक प्रिवेंशन के हिसाब से आपके जो जो स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर्स आपके डॉक्टर ने देखे हैं और आपको जो जो दवा दी गई है उसको प्रॉपर तरीके से रेगुलर लेने से ही आप अगले स्ट्रोक आने से बच सकते हैं। और सबसे बड़ा फायदा ये है कि वही दवाइयाँ हार्ट अटैक में काम करती हैं और वही दवाइयाँ ब्रेन अटैक में काम करती हैं। तो आपको सिर्फ नेक्स्ट लकवे से बचाव ही नहीं होगा, हार्ट अटैक से भी वही दवाइयाँ बचाव देंगी। मैम जी, कई लोग इस बारे में कहते हैं कि हमने स्ट्रोक का कोर्स ले लिया है या कोई समय से संबंध कुछ समय सीमा होती है इसके कोर्स की दवाइयों की या कुछ पर्टिकुलर डेज तक इसकी दवाइयाँ चलती है, कुछ कोर्स है या कुछ लिमिट है? स्पेशली नस बंद का लकवा या इस्कीमिक स्ट्रोक जो है उसमें ये दवाइयाँ जो होती हैं ये बचाव के रूप में होती हैं। जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, आप हेलमेट पहनते हैं, क्यों हेलमेट पहनते हैं? कभी एक्सीडेंट हो गया तो सर बचा रहेगा, है ना। ऐसे ही स्ट्रोक के पेशेंट्स में ये ब्लड थिनर्स अक्सर लाइफ लॉन्ग लेने पड़ते हैं, है ना। ऐसा कोई कोर्स या निर्धारित सीमा नहीं होती है क्योंकि जब तक आप दवा लेंगे तब तक वो बचा देंगे। सो अनलेस एंड अनटिल कोई मेजर मेडिकल प्रॉब्लम हुई है और आपको डॉक्टर कहते हैं कि ये दवाइयाँ बंद करें तो अलग बात है। अदरवाइज मोस्टली ब्लड प्रेशर शुगर की दवाइयों की जैसे इस्कीमिक स्ट्रोक में जो ब्लड थिनर्स हैं वो लाइफ लॉन्ग चलते हैं। तो मैम जैसा कि हम जानते हैं कि 29 अक्टूबर को विश्व स्ट्रोक दिवस के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है, तो आप इस उपलक्ष्य में क्या समाज को संदेश देना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्ट्रोक के लिए जागरूक हो सकें और इस बीमारी से हम कैसे बच सकें? देखिए, सबसे पहला मैं कहना चाहूँगी लकवे के लक्षणों को पहचानें। दूसरा, समय रहते इलाज लें, आपके डॉक्टर की एडवाइस माने और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिए। इससे आप अपना और अपने परिवार की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज इस स्वास्थ्य परिचर्चा में हमने जाना स्ट्रोक के बारे में। जैसा कि सर ने बताया, करोड़ों लोग हर साल इस बीमारी से ग्रसित होते हैं और मैं डॉक्टर नीतू और डॉक्टर विकास का धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाला और हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। धन्यवाद मैम, धन्यवाद सर। थैंक यू।